Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hassan and I am graduated from PF KIT in Bachelor's of Computer Science. ओके, तो हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो हमने बताया था कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज और सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्री रिक्विजिट्स फॉर पीएचपी डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग को पीएचपी डेवलपमेंट सीखने के लिए या स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा पहला जो है वो है टेक्स्ट एडिटर, यानी कि वो एडिटर जिसके ऊपर हम लोग अपने डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब उसमें हमारे पास बहुत सारे जो है वो एडिटर आते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे लिंक्स बताऊंगा कि वो डाउनलोड हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, और मैं अपनी वीडियो के अंदर भी जो है उनको लिंक्स को अटैच कर दूंगा। आप वहाँ से जाके जो है वो इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे सारे लिंक्स हैं जो मैंने बताए थे। हमारे पास कुछ एडिटर हैं जो मैंने ओपन किए हुए हैं। ये हमारे पास पहला क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रेफर यही मैं करूँगा कि भाई आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करें। अगर इसके अलावा आपको दूसरा एडिटर यूज़ करना है तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट भी है, जो एक अच्छा एडिटर है। इसके अलावा पीएचपी स्टॉर्म भी है। पीएचपी स्टॉर्म जो है वो इजी टू यूज़ है और पीएचपी के लिए ही प्रेफर है ये, लेकिन मैं जो है वो ये यूज़ नहीं करता, मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ। बाकी आप जो है ये भी पीएचपी स्टॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो है वो एडिटर है। या ये भी कह लें कि पीएचपी स्टॉर्म जो है वो बेसिकली बना ही पीएचपी के लिए है। ठीक है, तो ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं जो है इसके लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अपना एडिटर यूज़ करना हो। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्वर एंड डेटाबेस, यानी कि सर्वर का मैं आपको जो है पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि सर्वर क्या होते हैं और सर्वर साइड लैंग्वेजेस क्या होती हैं और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्वर का इंट्रोडक्शन मैं आपको एक छोटा सा दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको आपके घर पे मेहमान है। ठीक है, आपकी अम्मी ने आपको बोला कि बेटा जाओ और बर्गर लेकर आ जाओ। सही है, अब आप गए फूड स्ट्रीट पे, आपने भाई किसी भी रेस्टोरेंट में उनको कहा कि भाई मुझे 2 बर्गर चाहिए। ठीक है, अब आपने उनको क्या करी, रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी आपने उनको कि आपको बर्गर चाहिए, यानी कि आप क्या हो इस वक्त, क्लाइंट हो, और जो आपको बर्गर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, सर्वर है। ठीक है, उन्होंने बर्गर जो है वो पूरे तैयार करे। तैयार करने के बाद आपको जो है उसका रिटर्न में क्या कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। अब आपको नहीं पता कि उन्होंने बर्गर बनाने में क्या क्या काम किए, उन्होंने क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले, सारी चीजें जो जो करा उन्होंने, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ उसमें क्या रिटर्न हुआ, रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिनेरियो में वो जो रेस्टोरेंट हुआ वो क्या हो गया, सर्वर हो गया। ठीक है, उस काम को करने में जो भी जो है वो काम किया, वो किसने किया, वो सर्वर साइड लैंग्वेज ने किया। और आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया। तो आप क्या हो गए उसमें, क्लाइंट हो गए। ठीक है, ये एक छोटी सी जो है इसकी एग्जांपल है। और डेटाबेस में क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास दराज की वेबसाइट है। ठीक है, दराज की वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट के अंदर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कहाँ सेव करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कहाँ सेव कराते हैं, डेटाबेस में करवाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं हर प्रोडक्ट का किसी पेज के अंदर डेटा सेव करूँगा तो हमारे पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा जिसको हम लोग मैनेज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों को कोई एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे हम अपने डेटा को रख सकें। ठीक है, और उसके ऊपर अच्छी तरीके से काम कर सकें, एफिशिएंट तरीके से। तो इस वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेस यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरी अपनी वेबसाइट की जो जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, जिसको हम लोग डायनामिक यूज़ करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, डेटाबेस में सेव करते हैं और उसको वेब पेज के ऊपर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सर्फ एक्सेल है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूँगा। पहले तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ रही है, नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर रिव्यूज़ आ रहे हैं कि किस किस बंदे ने इस प्रोडक्ट को रिव्यू दिया है।
फिर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका डिटेल पेज खुल जाता है, ठीक है। अब इसके डिटेल पेज के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको नज़र आ रही है सारी, ये कैसे खुली, ये डायनामिक आ रही है, ये कहाँ पे सेव हुई हुई थी, ये डेटाबेस में सेव हुई हुई थी। जब हमने इसको क्लिक करा, इसको रिक्वेस्ट भेजी, तो इसने क्या करा, हमें डेटा ला के दिया। क्या डेटा ला के दिया कि भाई इसका नाम ये है, ठीक है, प्राइस ये है, इतने % इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, फिर डिलीवरी चार्जेस हैं, स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं, फिर इसके अंदर जो है रिव्यूज़ भी आ रहे हैं कि 92% जो है वो पॉजिटिव हैं, फिर यहाँ पर रिव्यूज़ हैं, फिर कस्टमर रिव्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर सेव करते हैं, डेटाबेस में सेव करते हैं, और उसको गेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे। वो सर्वर हमें उस प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकाल के और हमें, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTTP वेब रिक्वेस्ट आता है। इसका भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि HTTP रिक्वेस्ट किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से डेटा लेकर आती है, और किस तरीके से हम लोग को क्लाइंट साइड लैंग्वेज के ऊपर जो है रिटर्न कराती है, और उसको हम लोग डेटा रेंडर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास है HTML एंड CSS बेसिक्स, यानी कि हमें HTML और CSS का बेसिक पता होना चाहिए कि HTML कैसे काम करती है, HTML की फाइल्स कैसे क्रिएट होती हैं, CSS कैसे काम करती है और उसकी फाइल्स कैसे क्रिएट होती हैं। अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दूं एक छोटा सा, तो HTML हमारे पास क्या होती है, HTML के ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर जितना भी कॉन्टेक्स्ट विजिबल होता है, जितना भी टेक्स्ट विजिबल होता है, हेडिंग लिखी है, पैराग्राफ हैं, ये हैं, इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किससे लगती हैं, HTML से लगती हैं। और उसका जो डिज़ाइन क्रिएट होता है वो सारा किससे होता है, CSS से होता है। अब एक हेडिंग है, उस पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, फॉलोइंग आर द प्रीरिक्विजिट फॉर PHP। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका कलर ब्लैक ब्लैक है, रेड हो जाए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाए, फॉन्ट का साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस से मैनेज करते हैं, ये CSS से मैनेज करते हैं। तो HTML हमारी वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट होता है और CSS से हम उसको डिज़ाइन देते हैं। इसके बाद हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज है, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बेसिक प्रोग्रामिंग जो होती है, जिसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर इफ एल्स की स्टेटमेंट होती हैं, लूप्स होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, PHP पढ़ा रहा हूँ, तो इसके मैं स्टार्ट हम लोग यहीं से लेंगे, इफ एल्स वगैरह से, वेरिएबल से। तो ये है कि आपको उसमें आसानी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये है कि अगर बेसिक नॉलेज है इसकी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट टॉपिक हमारा है वर्जन कंट्रोल। अच्छा, वर्जन कंट्रोल जो है अभी बेसिक उसके अंदर ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया क्योंकि बेसिक नॉलेज होना अच्छा है, अगर पता हो तो अच्छा है, वरना ये कि हम आगे इसका भी पढ़ लेंगे। तो वर्जन कंट्रोलिंग के लिए हम लोग जो है वो गिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गिट जो है वो हमारे कोड को वर्जन्स में अपडेट कर रहा होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि इन केस अगर हमने कोई गलती कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है, तो हम उसको बैक कर सकते हैं। हमारा जो ट्री होता है, हमारा जो कोड है, वो मिस नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने काम किया, ठीक है, अब आपके लैपटॉप के अंदर कोई इशू आ गया, कोई मसला आ गया, आपका लैपटॉप हो गया ख़राब, सही है, या आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, तो आपका जितना भी कोड होगा, काम होगा, वो सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर जो है वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में सबसे पहला उनका रीज़न यही होता है, सर लैपटॉप ख़राब हो गया था, PC ख़राब हो गया था। तो अब ये भी जो है वो आप रीज़न नहीं दे सकते, क्योंकि वो गिट आपको जो है वो सारी सहूलियात दे रहा है। गिट पे आप अपना कोड जो है वो रखें, फिर उसको डेली अपडेट जब भी काम करें उसको अपडेट करें, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपका PC ख़राब हो जाए, लॉस हो जाए, तो आप वहाँ से जाके ईज़िली अपना जो अपडेटेड कोड होता है वो आप उठा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है हमारे पास गिट का और वर्जन कंट्रोलिंग का। तो ये हमारा जो है फॉर प्री रिक्विजिट के ऊपर एक लेक्चर था छोटा सा। नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं PHP के अंदर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।